स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। सुबह के 9 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर। आज हम आपको बताएंगे दिल्ली बॉर्डर पर डटे आंदोलनकारी किसानों के मसले पर देर रात तक सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों ने क्या मंथन किया, किसानों पर कहां दबंगों ने चला दी गोली, और कोरोना की वैक्सीन को लेकर आज क्या बड़ा कदम उठाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन आज 5वें दिन भी जारी है। किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर रात हुई हाई लेवल मीटिंग। किसान हाईवे पर भजन कीर्तन करके धरना प्रदर्शन कर रहे थे और वहां से ठीक 20 किलोमीटर दूर रायसीना हिल पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर सरकार के बड़े बड़े मंत्री माथापच्ची में जुटे थे। इस बीच किसान संगठनों ने चेतावनी दी है कि वो दिल्ली से जुड़े 5 हाईवे जाम कर देंगे। हम रिजेक्ट कर दिया और जहाँ पर रोड पर जो 5 रोड है, मार्ग है, बड़े मार्ग है, जहाँ पर ऐसे रोड जाम कर रखेंगे और पक्के तौर पर जहाँ जड़ा मोर्चा चलेगा। हमारे पास शासन है। किसानों की तरफ से आंदोलन को लेकर ये भी कहा गया कि अभी वो सिंधु बॉर्डर पर ही प्रदर्शन जारी रखेंगे। बुराड़ी के निरंकारी समागम मैदान ओपन जेल है, इसलिए वहाँ किसान नहीं जाएंगे। रोजाना सुबह 11 बजे किसान समिति की बैठक होगी। बैठक में आंदोलन की आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। इससे पहले एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह ने सड़क पर उतरे किसानों को बातचीत का न्योता दिया था। मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि तीनों बिल जो है किसान रिफॉर्म्स है वो किसानों के भले के लिए है और बहुत समय के बाद किसान एक जकड़ी हुई व्यवस्था से बाहर आने वाला है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने इंडिया टीवी पर कहा कि 3 दिसंबर को किसानों से वार्ता प्रस्तावित है, वो प्रदर्शन रोक दें और बातचीत के लिए आगे आए। सरकार ने अपने वायदे के अनुसार 3 दिसंबर का निमंत्रण 26-27 के आंदोलन से पूर्व ही किसान यूनियंस को भेज दिया था। मैं आपके माध्यम से पुनः किसान यूनियन के नेताओं को कहना चाहता हूँ, सरकार बात करने के लिए तैयार है। आप आइए और आंदोलन का रास्ता स्थगित करिए। पीएम मोदी ने भी रविवार को मन की बात में कृषि कानूनों को लेकर किसानों के मन में उठे सवालों के जवाब देने की कोशिश की। काफी विचार विमर्श के बाद भारत की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप दिया। इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के अनेक बंधन समाप्त हुए हैं, बल्कि उन्हें नए अधिकार भी मिले हैं, नए अवसर भी मिले हैं। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की मीटिंग के बाद आज एक बार फिर आंदोलन को लेकर किसानों के रुख का इंतजार है। सड़क पर डटे किसान अब बेकाबू होने लगे हैं। किसानों ने साफ साफ ये कह दिया है कि मांगे नहीं मानी गई तो वापस वो लौट कर नहीं जाएंगे। किसान यूनियन ने 1 दिसंबर से देश भर के किसानों से आंदोलन की रफ्तार तेज करने का आह्वान किया है। उसका असर अभी से दिखना शुरू हो गया है। ये तस्वीरें दिल्ली यूपी बॉर्डर के गाजीपुर की हैं, जहां किसानों ने पुलिस बैरिकेड तोड़कर राजधानी में घुसने की कोशिश की। किसानों ने हाईवे पर भजन कीर्तन करके प्रदर्शन किया। देर रात किसानों ने लंगर लगाया और सड़क पर बैठकर खाना खाया। गाजीपुर में दिन भर किसानों ने हुक्के के साथ धरना दिया। हमारे हम किसान हैं, हमारी गिल्लत अत्याचार सरकार कर रही। सरकार शर्तों पे बात करके किसान को लज्जित करना चाहती है। जंतर मंतर पे हमारी जो कल धरना देने की एक प्लानिंग है। पंजाब से आए किसान सिंधु बॉर्डर पर डेरा जमाए हुए हैं। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर भी किसानों की भीड़ डटी हुई है। किसानों का साफ कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानेगी, उनका आंदोलन जारी रहेगा। हमारे को कुछ भी जाने देने पे देंगे, लेकिन हम ये काम नहीं होने देंगे। हमारे को आंसू गैस से डर नहीं, पानी के वाचर से डर नहीं, पक्की गोली चलाएं। हमारा सबका तालमेल है। जैसे भी हमारी मीटिंगें होंगी, जैसे जैसे हमारे को ऑर्डर मिलेगा, वैसे एक साथ ही लड़ाई लड़ेंगे। आरोप है कि किसानों के आंदोलन के पीछे राजनीतिक दलों की साजिश है, जिस पर किसान नेता सुरजीत सिंह ने जवाब दिया है। कोई भी राजनीतिक दल असी 2 महीने से ऊपर हो गया पंजाब में लगातार संघर्ष करते हुए रेल जाम किया है। जो घराने हैं
कारपोरेट घराने हैं, उनके माल जो है, उनके पंप है, उनके टोल प्लाजे है। 2 महीने से लगातार असी धरने लगाए हुए हैं। किसी भी पॉलिटिकल राजनीतिक दल है उनको स्टेज पर बोलने की इजाजत नहीं, भावें कोई कांग्रेस का हो, बीजेपी का, तो सवाल ही नहीं पैदा होता। दिल्ली में जो प्रोटेस्ट होता है वो प्रोटेस्ट, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं केसीआर की बात कर रहा हूँ। मैंने किसानों के प्रोटेस्ट को कभी पॉलिटिकल नहीं कहा, ना कहना चाहता हूँ। आप आपके शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। इस बीच किसानों ने आंदोलन को लेकर बड़ा फैसला किया और वो ये है कि हम किसी भी राजनीतिक दल को अपने मंच का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। हमारी समिति सर्वसम्मति से ऐसे दलों को अनुमति देगी जो हमारी शर्तों पर आंदोलन का समर्थन करेंगे। किसान आंदोलन को हरियाणा की खाप पंचायत के समर्थन से भी ताकत मिली है। वहीं सरकार लगातार किसानों से बातचीत के जरिए इस मसले को सुलझाने की कोशिश में जुटी है। दिल्ली में किसान धरने पर बैठे हैं तो मध्य प्रदेश में उन पर गोली चल गई। घटना मुरैना की है, जहां के सांसद खुद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। रविवार की शाम गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी मध्य प्रदेश के मुरैना की कृषि उपज मंडी। हथियारों से लैस दबंग आए और गोलीबारी कर किसानों को डराना शुरू कर दिया। ये तस्वीर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के गृह जिला मुरैना की है। मुरैना की इस मंडी में रोज की तरह अनाज का वजन चल रहा था। इसके लिए किसानों को नंबर लगाना होता है, लेकिन रविवार शाम तौलाई के वक्त बाहुबली मंडी पहुंचे और बिना नंबर के ही समर्थन मूल्य पर बाजरा तौलाई का दबाव बनाने लगे। किसानों ने विरोध किया तो बाहुबलियों ने पहले मारपीट की और फिर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। जमकर पथराव भी हुआ। इस गोलीबारी में एक किसान घायल भी हो गया है। रावली के थे केरू गुर्जर, वीरेंद्र गुर्जर, बूरा शर्मा। हाँ, मेरे गोली लगी थी उंगली में। गोली चलने के बाद मंडी में भगदड़ मच गई। किसानों के शोर मचाने पर गोली चलाने वाले सभी बाहुबली भाग खड़े हुए। गोलीबारी की घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, खाली कारतूस बरामद किए और बाहुबलियों को जल्द पकड़ने का भरोसा दिलाया और बाहुबलियों पर जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया। कांटे को लेकर गोली चली है। हमारी ट्रॉली थी नंबर पर। जब हमने तौल के लिए कहा तो वो लोग कांटा लेके भाग गए। हाँ, यहाँ पे ये ग्रामेश्वर शर्मा है, गंजरामपुर के रहने वाले। इनका विवाद हो गया था पुड़ावली के भूरा वगैरह से। तो उस पर से वो दोबारा से जो है तैयार होकर चले आए, या लड़के फड़के उन्होंने बुला लिए कोई और फायर कर गए। मंडी में हुई गोलीबारी की घटना के बाद किसानों में दहशत फैल गई है। हैदराबाद में कल मेयर पद के लिए वोट डाले जाएंगे। वोटिंग से पहले कल अमित शाह ने रोड शो किया, जिसमें जबरदस्त जन सैलाब उमड़ा। हैदराबाद में मेयर किस पार्टी का होगा, इसका फैसला कल होने वाले मतदान में होगा। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन रविवार को अमित शाह ने भाग्यलक्ष्मी मंदिर में पूजा की और हैदराबाद की सड़कों पर रोड शो किया। शाह के जुलूस में जो जन सैलाब उमड़ा, उसने MIM की नींद उड़ा दी है। निजामों के शहर में पहली बार ऐसी भगवा लहर देखने को मिल रही है। पिछले 25 साल में पहली बार ओवैसी भाइयों को अपना सियासी किला हिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कि हम हैदराबाद को नवाब निजाम कल्चर से मुक्त होकर एक मिनी इंडिया बने ऐसा शहर बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। निजाम कल्चर को त्याग कर एक आधुनिक शहर बने, इस प्रकार का हम हैदराबाद को बनाएंगे। यहाँ किसी का अपीसमेंट नहीं होगा, किसी के साथ अन्याय भी नहीं होगा। इस प्रकार की नई कार्य संस्कृति का विकास हम यहाँ पर करेंगे। हम डायनेस्टी से डेमोक्रेसी की ओर जाना चाहते हैं। चाहे ओवैसी साहब की पार्टी हो, चाहे TRS की पार्टी हो, हमें तो बहुत सवाल करती है। मगर मैं पूछना चाहता हूँ कि इतने बड़े तेलंगाना में आपके परिवार के अलावे आपको कोई नहीं मिलता है कि? इलाके में रहने वाले मुसलमान भी है, हिंदू भी है, दलित भी है, ईसाई है, सिख है, मारवाड़ी है, राजस्थानी है, बंगाली है, आप उनकी तौहीन कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला ये पुराने शहर की आवाम इस तौहीन का जवाब 1 दिसंबर को देगी और बताएगी कि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक की आप बात कर रहे थे ना, हम डेमोक्रेटिक स्ट्राइक करके दिखाएंगे बीजेपी के खिलाफ 1 दिसंबर को इंशाअल्लाह ताला।
हैदराबाद में मेयर का चुनाव जीतकर बीजेपी कर्नाटक की तरह तेलंगाना में भी अपना परचम लहराना चाहती है। पार्टी की नजर 2023 के विधानसभा चुनावों पर है और टारगेट पर है केसीआर की पार्टी टीआरएस और ओवैसी की पार्टी एमआईएम। देश में बन रही कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुपर एक्टिव हैं। मोदी आज इस पर 3 कंपनीज के प्रतिनिधियों से चर्चा भी करेंगे। कोरोना की वैक्सीन को लेकर एक्शन में है प्रधानमंत्री। 2 दिन पहले पुणे, अहमदाबाद और हैदराबाद की उन प्रयोगशालाओं में गए थे जहां वैक्सीन पर काम चल रहा है। आज वैक्सीन बनाने वाली 3 और कंपनियों की टीमों से वैक्सीन की प्रोग्रेस रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। अब से 1.5 घंटे बाद सुबह तकरीबन 10:30 बजे मोदी उन 3 कंपनियों की टीमों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे जो कोरोना की वैक्सीन बनाने के पीछे दिन रात लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री आज जिनोवा बायोफार्मा, बायोलॉजिकल ई और डॉक्टर रेड्डीज की टीमों से मुखातिब होंगे। जिनोवा बायोफार्मा और बायोलॉजिकल ई खुद से वैक्सीन विकसित करने में जुटी हैं, जबकि डॉक्टर रेड्डीज ने रूस से उसके स्पुतनिक वैक्सीन के ट्रायल के लिए करार किया है। वैक्सीन के ट्रायल के बीच एक हैरान करने वाली खबर आई है। कोविशील्ड के परीक्षण में चेन्नई में भाग लेने वाले एक 40 साल के शख्स ने आरोप लगाया कि उसे गंभीर न्यूरोलॉजिकल समस्या का सामना करना पड़ा है, लिहाजा उसे 5 करोड़ रुपए हर्जाना दिया जाए और सीरम इंस्टीट्यूट के परीक्षण पर रोक लगा दी जाए। इन आरोपों पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एक बयान जारी कर अपना पक्ष रखा है। नोटिस में लगाए गए आरोप दुर्भावनापूर्ण और गलत हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उस शख्स के प्रति सहानुभूति रखता है, लेकिन टीके के परीक्षण का उसकी स्थिति के साथ कोई संबंध नहीं है। वह व्यक्ति अपने स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के लिए गलत तरीके से टीके को जिम्मेदार बता रहा है। खुद पर लगे आरोपों के पलटवार में सीरम इंस्टीट्यूट ने आरोप लगाने वाले वॉलंटियर पर 100 करोड़ रुपए का दावा ठोकने की बात कही है। वैक्सीन अभी आई नहीं है और कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में कई और शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 37,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। कोरोना पीड़ितों की तादाद 94,30,000 के पार पहुंच चुकी है और अब तक देश में कुल 1,37,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में 5,544 नए केस के बाद कोरोना का कुल ग्राफ 18,20,000 को पार कर चुका है। दिल्ली में कोरोना के 4,906 नए मामले सामने आने के बाद कुल आंकड़ा 5,66,000 के पार पहुंच गया है। केरल में पिछले 24 घंटे में देश भर में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। 5,06,043 नए मामले सामने आने के बाद कुल केस 5,99,000 के पार जा चुके हैं। राजस्थान में 2,581 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद वहां कोरोना के कुल केस 2,65,000 के पार जा चुके हैं। कोरोना के कहर को देखते हुए राजस्थान सरकार ने 12 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। राजस्थान सरकार ने 1 से 31 दिसंबर तक कोटा, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, पाली, टोंक, सीकर और गंगानगर में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। इसके साथ ही 31 दिसंबर 2020 तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन लागू रहेगा। केवल आवश्यक गतिविधियों की ही अनुमति दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी आज 9 महीने बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जा रहे हैं। मोदी बनारस के घाट पर मनाई जाने वाली देव दीपावली के गवाह बनेंगे। 15 लाख दीपों से जगमग होगी काशी। राजघाट से रविदास घाट तक दिए जलेंगे। खुद प्रधानमंत्री काशी के राजघाट पर दीप जलाएंगे और 84 घाटों की दिवाली देखेंगे। देव दिवाली की भव्यता देखने के बाद पीएम सारनाथ जाकर भगवान बुद्ध की जीवनी पर आधारित लाइट एंड साउंड प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। काशी आ रहे प्रधानमंत्री तोहफों की बरसात भी करेंगे। काशी कॉरिडोर का दौरा कर पीएम 6 लेन वाले हाईवे का लोकार्पण भी करेंगे। देव दीपावली पर इस बार वाराणसी में बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। हर घाट को अलग अलग थीम पर सजाया गया है। 50 टन फूलों की खुशबू से गंगा के घाट महकेंगे। इस अलकनंदा क्रूज पर बैठकर मोदी देव दीपावली देखेंगे। देव दीपावली से जुड़ी हर तैयारी की बागडोर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी और प्रयागराज के बीच 6 लेन की सड़क का लोकार्पण करने के बाद इसी राजघाट पे आएंगे और देव दीपावली पर यहाँ पर दीप जलाएंगे। दीप जलाने के बाद यहाँ एक छोटी सी सभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और फिर इसी रास्ते से उनका बजरा यहाँ खड़ा होगा। जो क्रूज है अलकनंदा क्रूज, उस पर वो सवार होंगे। काशी को क्योटो बनाने का सपना देखने वाले मोदी ललिता घाट और मणिकर्णिका घाट के बीच बन रहे बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर के कामकाज का निरीक्षण करने जाएंगे।
55,000 स्क्वायर फीट में बन रहे इस कॉरिडोर में चुनार के गुलाबी पत्थर लगाए जा रहे हैं। परिक्रमा पथ, मंदिर परिसर, मंदिर चौक, जलपान केंद्र, यात्री सुविधा केंद्र बन रहे हैं। म्यूजियम सहित कुल 26 भवन बन रहे हैं। इस कॉरिडोर को 2021 तक बन के तैयार हो जाना है। मोदी के काशी आने की खुशी में मुस्लिम समाज दिए बांट रहा है। ये दिए मुसलमान आज देव दीपावली के मौके पर अपने घरों में जलाएंगे। ये काशी की गंगा जमुनी तहजीब की तस्वीर है। देव दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री वाराणसी आ रहे हैं तो उनके स्वागत में मुस्लिम समाज के लोग घर घर दिए बांट रहे हैं। मुस्लिम समाज के लोग अपनी कौम के लोगों के घर घर जाकर प्रधानमंत्री के स्वागत में दीप जलाने की अपील कर रहे हैं। कोरोना की वजह से 9 महीने बाद प्रधानमंत्री का बनारस दौरा हो रहा है। पूरी काशी में उत्साह है और अपने सांसद के स्वागत में मुसलमानों ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी। लोगों को ये संदेश दे रहे कि आज हमारे प्रधानमंत्री देश के इतने दिनों बाद आ रहे हैं तो उनका स्वागत भी हमें जोर शोर से करना चाहिए। और मेरा ये पर्व जो है देव दीपावली का है, ये तो हर जगह मशहूर है बनारस का देव दीपावली। इसी उपलब्धि में हम लोग खुशियाँ मना रहे हैं मोदी जी के आने के। देव दिवाली है और हमारे बनारस की जो देव दिवाली होती है पूरे विश्व में विख्यात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री जी और हमारे सांसद जी बनारस आ रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि जिस तरह पूरे घाटों को सजाया गया है, पूरा देश, पूरा बनारस जगमगाए। इसलिए आज सुबह सुबह उठकर हम लोगों ने अपने स्वच्छता किया, सफाई किया, फिर दिया तेल लेकर मोहल्ले में निकले हैं। हर घर में दिया तेल दे रहे हैं। मुस्लिम समाज के लोग बनारस में दिए तो बांट ही रहे हैं, वेलकम मोदी जी लिखे पोस्टर भी घर घर बांटे जा रहे हैं। नागपुर में बीच सड़क पर एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। एक सिरफिरे ने कार सवार ने ही पुलिस वाले की जान जोखिम में डाल दी। कार के बोनट पर अटका था पुलिस वाला और कार सवार बेतहाशा रफ्तार से कार भगा रहा था। भागने की कोशिश में कार वाले ने 2 स्कूटर वालों को टक्कर मारी। 1 किलोमीटर तक ऐसे ही ट्रैफिक पुलिस वाला कार से लटका रहा। जान जोखिम में थी लेकिन कार सवार रुका नहीं। घटना नागपुर के सक्करदारा चौक की है। एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने कार रोकने की कोशिश की लेकिन कार ड्राइवर नहीं रुका और बोनट पर गिरे पुलिस वाले को लेकर काफी देर तक भीड़ भरी सड़क पर कार भगाता रहा। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। नागपुर के सक्करदारा थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बर्फ में फंसे 6 लोगों की कैसे बचाई जान।